हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। टुडे we will discuss our new topic. The topic name is dimension. In the previous discussion we already discussed about the physical quantity and their units. Okay, in the current session we are going to discuss a new topic. The topic name is dimensions. Basically what is dimension? Dimension क्या है? Dimension of a physical quantity are the powers of a fundamental physical quantity must be raised to represent the given physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें बताना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशन निकालना है, तो मेरे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी जो पावर होंगी ना, द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्लेन द फिजिकल क्वांटिटी कम्प्लीटली. ओके, देखो मैंने यहाँ पे नोट भी किया हुआ है, डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का पावर्स को बोलते हैं. किसका पावर? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स कहाँ तक जा सकती हैं? जहाँ तक किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली बताया जा सके. सिंपली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर्स होंगी, जहाँ तक उस क्वांटिटी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया जा सके, वो पावर उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाएंगी. ओके दोस्तों, ये है. जैसे अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल सेट करता हूँ टू एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, से डेंसिटी इज सिंपली रिटन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब आपको पता है जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सभी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में बताएंगे. ओके, अब डायमेंशन ऑफ मास यानी कि m, अगर डायमेंशन ऑफ मास है उसको ऐसे लिखा जाता है, डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम इज सिंपली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो ये भी लेंथ ही होता है, तो ये लेंथ क्यूब आ जाएगा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों m1 L-3, और टाइम यहाँ पे नहीं है तो मैंने उसको 0 मान लिया. तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? मैं लिखूँगा डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर, क्या लिखूँ दोस्तों? 1 इन मास -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम. ये होता है दोस्तों डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज सिंपली रिटन एज. हमें इन पावर्स को देखना है, और ये पावर कहाँ तक जाएंगी? जहाँ तक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया जा सके. अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की, स्पीड इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच इज सिंपली रिटन एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. अब डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है सर? लेंथ होता है l, और टाइम इज सिंपली, अब देखो मैंने इस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल की टर्म में लिख दिया और ये डायमेंशन होते हैं, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? m0 L1 T-1. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ स्पीड आर 0 इन मास, 1 इन लेंथ and -1 in time. These are the dimension of a given physical quantity. से स्पीड है, डेंसिटी है. क्लियर है ना बच्चों? कर लोगे ना दोस्तों इसको आप? ये आ जाएगा. उसके बाद बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूला की. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है सर? डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन होता है. it is just an expression which represent how and which of the fundamental quantity required to explain any given physical quantity. Dimension formula is a relation which represent how and which of the fundamental physical quantity required to explain any given physical quantity. तो जैसे मैं बात करता हूँ, अभी मैं बात करता हूँ मान लो वॉल्यूम की. अब वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L³ होता है,
क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी कि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ यानी कि लेंथ क्यूब, तो इसको लिखूंगा मैं m0 L3 T0 और ये क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं, इस क्लोज ब्रैकेट में मैंने तीनों को लिख दिया, तो इसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। बोलो दोस्तों, कर लोगे ना इसको आप, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैंने अभी डेंसिटी का बताया आपको, बताओ डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखूं मैं? अब तो मैंने जस्ट डायमेंशंस बताई है आपको, फॉर्मूला के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिखूंगा डेंसिटी। बेसिकली क्या फॉर्मूला था दोस्तों हमारे पास, ये रहा m1 L-3 T0। इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। स्पीड इक्वल टू क्या लिखूं, m0 L1 T-1। इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ओके, तो ये है, जो भी फॉर्मूला आएगा उसको हम अंडर द क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद आती है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, जिस भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया है ना, उसी के साथ उस फिजिकल क्वांटिटी को भी हम क्लोज ब्रैकेट में उसके साथ इक्वेट कर देंगे। इफ़ वी इक्वेट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, से वॉल्यूम था तो मैंने वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ। इट इज़ द डायमेंशनल इक्वेशन। ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, डेंसिटी के लिए भी मैं इसको बता सकता हूँ आपको। इफ़ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेट विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर देंगे उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ, वो उसकी डायमेंशनल इक्वेशन बोली जाएगी। दोस्तों कर लोगे ना, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? अब थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसमें। उसके बाद आज मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो, उसमें मुझे आपको डायमेंशनल फार्मूला ही बताना है दोस्तों, डायमेंशनल फार्मूला ही बताना है। उससे पहले अब मेरे पास है ना कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट हैं, जो डायमेंशनल वेरिएबल हैं और या डायमेंशनल कांस्टेंट हैं। कैसे, एक बार सुन लो पहले आप। फर्स्ट मैं बात करता हूँ डायमेंशनल वेरिएबल, उसके बाद आएगा डायमेंशनलेस वेरिएबल। दो आते हैं, एक आएगा डायमेंशनल कांस्टेंट और एक आएगा डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। सर ये क्या होते हैं, एक बार सुन लो। डायमेंशनल वेरिएबल, इसके नाम को देखो आप ध्यान से। डायमेंशनल वेरिएबल मीन्स दोज क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशनल फॉर्मूला बट दे हैव वेरिएबल वैल्यूज। डायमेंशनल फॉर्मूला तो बनेगा लेकिन उनकी जो वैल्यूज होंगी वो वेरिएबल होंगी। जैसे एरिया, अब एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L² m0 L2 T0। अब देखो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बट दे हैव वेरिएबल वैल्यूज, बिकॉज एरिया है वो वेरी कर सकता है। ऐसे ही वॉल्यूम आ गया, ऐसे स्पीड और वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एटसेट्रा। ये सारी की सारी क्वांटिटी कौन सी होती हैं, इनको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल विच हैज़ डायमेंशंस एंड दे हैव वेरिएबल वैल्यूज। ओके, अब है डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस विच हैज़ नो डायमेंशन बट दे हैव वेरिएबल वैल्यूज। डायमेंशन नहीं है बट उनकी वैल्यू है वो वेरिएबल है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एंगल सिंपली क्या होता है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं आर्क बाय रेडियस। अब आर्क भी लेंथ हो गई और रेडियस भी लेंथ हो गई, तो यानी कि m0 L0 T0 बट दे हैव वेरिएबल वैल्यूज। एंगल तो वेरी कर सकता है दोस्तों। चलो उसके बाद आती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये क्या होता है सर, ये तो रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस
टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ दोस्तों, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल होती है? अब देखो, डेंसिटी बाय डेंसिटी, ये तो 2 का रेशियो आ गया। डेंसिटी बाय डेंसिटी क्या आ गया? 2 का रेशियो। इट मीन्स ये तो दोनों कट जाएंगी, तो m0 L0 T0 होता है। कर लोगे ना दोस्तों? बट इनकी वैल्यू है वो वेरिएबल होती है। एक आएगा स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली इट इज ऑल्सो ए रेशियो चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। तो वो भी कट के वैल्यू क्या आ जाएगी? m0 L0 T0। तो ये दोस्तों डायमेंशन लेस वेरिएबल है। अब इधर आते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, दोज क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशन बट दे हैव ए कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यू। जैसे जी के बारे में सुना है आपने? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है दोस्तों, 6.67 × 10 पावर 6.67 × 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है दोस्तों। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आज ही बताऊंगा आपको, बट इनकी वैल्यू को एज ए फिक्स लेके चलते हैं। ऐसे होता है फ्लैंक्स कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक, ये फ्लैंक कांस्टेंट है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, बट इसकी वैल्यू को हम एज ए कांस्टेंट लेके चलते हैं। बोलो दोस्तों, 6.623 10 पावर -34 जूल सेकंड, अगर इसकी वैल्यू मैं बताऊं तो आपको ये वैल्यू होती है। ठीक है, मैं बताऊंगा आज ही, जब हम डायमेंशन मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मैं आपको बताऊंगा ना, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं। ओके, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, जिनका ना तो डायमेंशन होता और उनकी वैल्यू को हम एज ए कांस्टेंट लेके चलते हैं, लाइक पाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? इनको डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलते हैं दोस्तों। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको नोट करो आप। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं आपको बताऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों, वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट इन नेचर। जैसे मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी हैं, ऐसे ही थर्मल फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, जिसमें हीट वाले पैरामीटर आएंगे, टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज की हम बात करेंगे, रेजिस्टेंस वगैरह, पोटेंशियल सब। और एक मैग्नेटिक फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें मैग्नेटिक वाले सारे के सारे पैरामीटर आएंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी। मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, मैं एक बार फिजिकल क्वांटिटी के नेम लिख लेता हूँ ताकि उनको बताने में आसानी हो जाए मेरे को। हाँ जी दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताना है और साथ में इनकी यूनिट भी आपको बतानी है। बस ये 2 चीज़ बड़ी मेन है। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आ गया ना, तो आप यूनिट बिल्कुल इजीली बता दोगे इनके बारे में। तो मैं लगभग नियर अबाउट 30 फिजिकल क्वांटिटी बनती है मैकेनिकल सिस्टम में, तो उनको मैं सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। फिजिकल क्वांटिटी एरिया। अब एरिया क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसका रिलेशन लिखो पहले आप, क्योंकि जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनको सबसे पहले हम फंडामेंटल की टर्म में बताएंगे बाय यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, और फिर उनकी पावर को हम चेक करेंगे, वो हमारा डायमेंशन आ जाएगा और फिर वहाँ से हम उनकी यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, एरिया सिंपली लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो फॉर्मूला क्या आ गया दोस्तों? m0 L2 T0। और यूनिट क्या लिखूँ इसकी मैं? सही, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगी। बिल्कुल सीधी सी बात है। वॉल्यूम क्या होता है? LBH। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m0 L3 T0। अब ये किसके इक्वल आ गया? ये मास नहीं है, टाइम नहीं है, लेंथ है, तो इनकी ये मीटर क्यूब आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है ना बात? डेंसिटी के बारे में मैं बता चुका हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास का डायमेंशन तो m आ गया और वॉल्यूम का डायमेंशन -3 है, m1 L-3 T0
अब यूनिट क्या लिखूँ, यहाँ से भी बता सकते हो, मास इज इन केजी एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, तो इसको लिखूँगा मैं केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना प्यारे बच्चों। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब दोनों है तो डिस्टेंस, तो L/T आ जाएगा, तो इसका मतलब m0 L1 T-1। तो यूनिट क्या लिखूं दोस्तों, अब देखो मास तो जीरो है, डायमेंशन ऑफ मास तो इसमें जीरो है, तो क्या लिखूं इसको, मीटर पर सेकंड, क्योंकि लेंथ 1 है तो मीटर, टाइम -1 है तो पर सेकंड। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है सर वेलोसिटी का चेंज बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसका मतलब। और वेलोसिटी का डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ L/T², ठीक है ना दोस्तों। कैसे लिखा मैंने इसको L/T², क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L/T और एक टाइम इसमें पहले से है, तो ये यानी कि m0 L1 T-2, तो इसको लिखूँगा मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आता है दोस्तों लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से, एक्सेलरेशन को A से, वेलोसिटी को V से, डेंसिटी को D से, वॉल्यूम को V से, एरिया को A से। इनके रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता होने चाहिए। मोमेंटम P, मोमेंटम बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो m/v आ जाएगा ये। अब m/v, अब मास तो m आ गया और वेलोसिटी का डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूँ L1 T-1, तो क्या आ गया दोस्तों, m1 L1 T-1। अब बताओ यूनिट क्या लिखूँ इसकी, मास यानी कि केजी मीटर पर सेकंड, इट इज़ द SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। कर लोगे ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फोर्स, फोर्स को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मास यानी कि मास का डायमेंशन कितना आ गया दोस्तों, सर कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैं बता चुका हूँ L1 T-2, तो क्या लिखूँ दोस्तों, ये आ जाएगा m1 L1 T-2। और यूनिट क्या लिखूँ इसकी, देखो यूनिट क्या लिखूँ दोस्तों बताओ, ऐसा ही यूनिट क्या लिखूँ इसकी, सर मास यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को तो बोलते हैं क्या, न्यूटन, दैट इज कैपिटल N, ये आ जाएगा। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन सिंपली रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स डायमेंशन ऑफ फोर्स मैं आपको बता चुका हूँ, अभी निकाला है मैंने, m1 L1 T-2 इंटू D, D यानी कि डिस्टेंस, लेंथ, तो इसका यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो m1 L2 T-2, इसको बोलते हैं जूल। जूल यानी कि यूनिट बनेगी इसकी न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जूल के इक्वल होता है दोस्तों। एनर्जी, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, अगर मैं मैकेनिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो मैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल आएगा दोस्तों, हाफ mv², हाफ mv², हाफ इज कॉन्स्टेंट विच इज डायमेंशनलेस। अब मास का डायमेंशन तो m आ गया, और वेलोसिटी का डायमेंशन किसके इक्वल आया हुआ है, सर L/T-1, इधर देखो आप L/T-1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 L² T-2, ये आ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल। तो ऑल काइंड ऑफ एनर्जी हैव सेम यूनिट, तो वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम ही तो आएगी ना, जूल। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखूँ, m1 L2 T-2, आया ना समझ में दोस्तों। चलो अब पावर, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बता दिया, m1 L2 T-2, और डिवाइड में क्या कर दूंगा, टाइम का डायमेंशन t, तो यह आ जाएगा m1 L2 T-3 आ जाएगा दोस्तों। और पावर क्या होती है, इसको बोलते हैं जूल पर सेकंड, इसको बोलेंगे वॉट। क्या बोलते हैं, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, यह आ जाएगा। प्रेशर, प्रेशर को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को भी P से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी आपको पता है K या U आ जाएगी, और वर्क डन W है। तो बताओ दोस्तों, प्रेशर,
प्रेशर सिंपली क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, क्या लिखूँ, m1 L1 T-2 डिवाइड बाई एरिया। एरिया का डायमेंशन किसके इक्वल होता है सर, L स्क्वेयर के। तो यानी कि मेरी वैल्यू आ जाएगी m1 L-1 T-2। इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एंड SI यूनिट क्या लिखूँ दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं पास्कल। यह आ जाएगा, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से इनको नोट करो दोस्तों आप, ओके। हाँ जी दोस्तों, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन को। नेक्स्ट मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी इज टॉर्क। टॉर्क इज बेसिकली रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और वी कैन से मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। टाउ बेसिकली क्या होता है, R इंटू एफ। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। अब बताओ, अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बताऊं, अब बताओ पहले इसकी यूनिट देखते हैं। फोर्स क्या लिखूं, न्यूटन, और ये क्या लिखूं, मीटर। न्यूटन मीटर इज द SI यूनिट। अब डायमेंशन निकाल लो इसका। बताओ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, m1 L1 T-2 इंटू ये L आ जाएगा, तो L का मैं यहाँ पे स्क्वायर कर सकता हूँ। अब बताओ m1 L2 T-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आया था, ये वर्क और एनर्जी का आया था। तो इसका मतलब ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा जो वर्क डन और एनर्जी के इक्वल आया दोस्तों। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। अब ये मैंने बताया था आपको, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आता है G। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला बताते हो ना, सबसे पहले उसका जो रिलेशन है कि कोई भी गिवन क्वांटिटी कैसे वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट करती है, जब तक आपको रिलेशन याद नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी उसको बताने में। तो इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि पहले आपको रिलेशन बताऊँ। जैसे ये था, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R इंटू एफ। ऐसे ही क्या होगा, एक मास m ये है, एक मास m ये है, डिस्टेंस r है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ सर्टेन फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसको जब बताया था न्यूटन ने, तो F इक्वल टू आया था G m स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर, और इस G को निकाला था। G की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, G की वैल्यू आई थी F R स्क्वेयर बाय m स्क्वेयर। अगर मैं इसकी यूनिट आपको बताऊं तो देखो यूनिट क्या लिखूं, न्यूटन मीटर स्क्वेयर, और मास किस में आएगा, ये मास है दोस्तों, kg स्क्वेयर में आ जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर। और अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो ध्यान से, क्या लिखूं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ जल्दी से। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बता चुका हूं, m1 L1 T-2, R का यानी कि ये L2 आ जाएगा, डिवाइड बाई मास यानी कि m2 आ जाएगा। अब इसको जब मैनेज करोगे आप तो क्या लिखूं दोस्तों, m-1 L3 T-2। इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद आता है इम्पल्स। इम्पल्स बेसिकली इसको बोलते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। व्हेन ए वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, जब बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगती है तो उससे क्या होगा, उसका इफेक्ट जो होगा वो मोमेंटम के चेंज के इक्वल आएगा। व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्टिंग यानी कि फोर्स इनटू टाइम आएगा डायमेंशन फॉर्मूला इसका। इसको मैं यहाँ से मैनेज कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। जब क्या लिखूँ दोस्तों, इम्पल्स में लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो तब जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो डेल्टा पी यानी कि मोमेंटम के चेंज के बराबर आएगा। इसका एक एग्जांपल दूँ आपको चमकदार वाला। मान लो आप बैटिंग कर रहे हो और मान लो मैंने आपकी तरफ बॉल को थ्रो किया, तो आपने क्या किया, आपने शॉट लगा दिया। अब बैट का और बॉल का जो कांटेक्ट है वो कितने समय के लिए है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम के लिए। तो जब आपने उसके ऊपर लार्ज फोर्स लगाया बहुत ही कम टाइम के लिए, तो जो बॉल था उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। इनिशियल स्पीड कुछ थी, बाद में उसकी फाइनल स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है, वो चेंज हो जाएगी। और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम।
तो मोमेंटम में चेंज आएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ इम्पल्स की जो वैल्यू है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो मोमेंटम के ही इक्वल आएगा। आप निकाल भी सकते हो यहाँ से। बताओ फोर्स का, अच्छा यूनिट बताऊँ तो इसकी मैं यूनिट किसके इक्वल आएगी? यूनिट आएगी न्यूटन सेकंड, या मोमेंटम के चेंज के इक्वल आएगा तो केजी मीटर पर सेकंड भी आ सकती है, केजी मीटर पर सेकंड। कैसे सर? देखो इधर m1 L1 t माइनस 2 और इनटू में क्या आ जाएगा t, तो ये एक t को एक t यहाँ पे मैनेज कर देगा, तो m1 L1 t माइनस 1 ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? ज़रा पीछे जाके देखो इसमें। सर ये तो लीनियर मोमेंटम का आ गया, तो मोमेंटम के इक्वल आएगा और उसकी यूनिट क्या आई थी? केजी मीटर पर सेकंड। कर लोगे ना दोस्तों इसको आप। उसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली ये सॉलिड के लिए डिफाइन होता है दोस्तों, सॉलिड जो बॉडीज़ हैं उनके लिए डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये प्रेशर ही होता है। लिक्विड में और गैस में इसको हम प्रेशर बोलेंगे, बट इन केस ऑफ सॉलिड स्ट्रेस इज सिंपली डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये होता है दोस्तों नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 L1 t माइनस 2 और एरिया क्या होता है? L2। तो इसको कैसे लिखूँ दोस्तों मैं? m1 L माइनस 1 t माइनस 2। इट इज़ अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। और यूनिट क्या लिखूँ दोस्तों इसकी? यहाँ से निकाल लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कर लोगे ना दोस्तों इसको आप। अब इधर आ जाओ। स्ट्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज़ डायमेंशन लेस वेरिएबल। स्ट्रेस क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये डायमेंशन लेस आएगा दोस्तों। और डायमेंशन लेस क्या? ये तो यूनिट लेस भी है, लेकिन सारे की सारी क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस है ना, वो हमेशा यूनिट लेस हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी बताऊंगा मैं आगे चल के। चलो ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है बेसिकली रेशो होता है स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। दोस्तों ये वाला फैक्टर, ये और ये एक ही चैप्टर के पार्ट हैं, एक ही चैप्टर में से लिए गए हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के अंदर आएगा। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब आपको पता है स्ट्रेन तो क्या है? डायमेंशन लेस है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन स्ट्रेस के इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू m1 L माइनस 1 t माइनस 2 और यूनिट भी उसी के इक्वल आ जाएंगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कर लोगे ना दोस्तों? कर लोगे ना दोस्तों इसको आप? चलो ठीक। सरफेस टेंशन। अगर मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूं, लिक्विड की जो ड्रॉप होती है, लिक्विड ड्रॉप, शेप क्या होती है उसकी? सर स्फेरिकल। किसकी वजह से वो स्फेरिकल शेप एक्वायर करता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच ए लिक्विड एक्वायर ए मिनिमम सरफेस एरिया। तो इसलिए वो स्फेरिकल शेप में लिक्विड जो ड्रॉप होता है वो इसी की वजह से होता है। तो सरफेस टेंशन को सिंपली डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आ जाएगा। और इसकी यूनिट बनेगी दोस्तों न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा इसका? m1 L1 t माइनस 2 डिवाइड बाय क्या लिखूं दोस्तों? L। अब L ने L को मार दिया तो m1 L0 t माइनस 2 ये आ जाएगा दोस्तों। कर लोगे ना आप इसको? यूनिट बता दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया। सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी किसके इक्वल होती है? ये होता है वर्क डन पर यूनिट एरिया। वर्क डन पर यूनिट एरिया, ये इसका रिलेशन होता है। ये दोनों एक ही चैप्टर के दोनों ये किसी एक कॉमन चैप्टर में से बोली गई हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब बताओ जूल पर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी। और डायमेंशन फॉर्मूला बता दो भाई। वर्क डन का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? m1 L2 t माइनस 2 और एरिया किसके इक्वल होता है? सर एरिया तो L स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब m1 L0 t माइनस 2। इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, मैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेके आ रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सर ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
Viscosity is the internal property of a liquid due to which it opposes or resists to flow the fluid. ये फ्लूइड की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी फ्लूइड फ्लो होने से रोकेगी, ये फ्लूइड को फ्लो होने से अपोज करेगी। सर ये कैसे आता है? तो ध्यान से सुनना। अब लिक्विड फ्लो करता है लेयर्स के साथ। ये मान लो लिक्विड की कोई लेयर है और एक लिक्विड की लेयर ऐसे ये है। अगर लिक्विड फ्लो करता है, अब एक बात बताओ, आपके पास वाटर है, घी है और हनी है। अगर आप तीनों को फ्लो करवाओगे तो कौन जल्दी फ्लो करेगा? वाटर, बिकॉज वाटर की जो लेयर्स होती हैं उनमें ये अपोजिंग जो फोर्स होती है, विस्कस फोर्स, वो कम होती है। घी में थोड़ी ज़्यादा होती है और शहद जो है हनी, उसमें और ज़्यादा होगी। तो डिफरेंट लिक्विड में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होती है। ओके, मान लो लिक्विड फ्लो कर रहा है ऐसे, मान लो ये इस लेयर की स्पीड v है और इस लेयर की स्पीड है v प्लस dv, और लेयर के बीच में जो गैप मान लिया मैंने dy। तो अगर ये लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे मूव करेंगी तो इनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगेगा F, जो इन लेयर को फ्लो होने से अपोज करेगा। इस फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स, विच इज़ अपोजिंग फोर्स। अब ये जो विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, ये डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है एरिया ऑफ द लेयर पे। जितना ज़्यादा एरिया होगा लेयर का, उसकी अपोजिंग फोर्स भी उतनी ज़्यादा लगेगी। ओके, और एक डिपेंड करता है। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया? dv, और कितनी हाइट है इनके बीच में, कितना सेपरेशन है इनके बीच में? dy। तो इसको बोलते हैं dv बाय dy, चेंज इन स्पीड पर यूनिट लेंथ। इसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। इसको हम वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट लेंथ। तो अब जब इसको हटाओगे आप प्रोपोर्शनैलिटी को, तो यहाँ पे ईटा लगेगा और इस ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इस ईटा को ही मुझे बताना है, तो मैं क्या लिखूँगा? F इंटू डी वाई डिवाइड बाई A इंटू डी वी। अब बताओ इसकी यूनिट अगर मैं आपको बताऊं, पहले यूनिट की बात करते हैं। न्यूटन मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या लिखूं दोस्तों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, यानी कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो। m1 L1 T-2 L स्क्वायर LT-1। L ने L को कैंसिल कर दिया, एक L ने एक L को कैंसिल कर दिया, तो क्या लिखूं दोस्तों? m1 L-1 T-1। इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा याद कर लेना इसको अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ एंगल को लेके। एंगल, अब मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल बेसिकली दोस्तों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर ये क्या होता है? अब हम रोटेशन की बात करेंगे दोस्तों। जैसे अब सिंपली एंगल किसके इक्वल होता है? एक एंगल होता है L/R, आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब ये तो डायमेंशन लेस हो गया। अब जो क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिट लेस भी हो, क्योंकि SI सिस्टम में इट इज़ द सप्लीमेंट्री यूनिट। दो थी ना दोस्तों, बताई थी मैंने आपको, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे इसकी यूनिट बनी जाएगी रेडियन। SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। वेरी गुड। अब मैंने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर ये कैसे होती है? देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस है और कोई पार्टिकल मान लो यहाँ था और वो ऐसे चला गया, तो कितना एंगल बनाया उसने? थीटा। अब ये थीटा देखो, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है? सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है दोस्तों। ऐसे देखो, ऐसे घुमाऊंगा, थंब कहाँ आएगा? बाहर। तो जो थीटा की डायरेक्शन है वो किधर है? आउटवर्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब आ गई एंगुलर वेलोसिटी। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है?
इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि थीटा बाय टाइम। अब थीटा तो डायमेंशन लेस है, थीटा तो डायमेंशन लेस है, तो क्या लिखूँ इसको, मैं लिखूँगा m0 L0 t-1। और इसकी यूनिट क्या लिखूँ दोस्तों, यूनिट आएगी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अब आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये ओमेगा बाई टी आ जाएगा, और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा इज ए डायमेंशन लेस, तो इसका मतलब m0 L0 t-2 एंड यूनिट क्या लिखूँ दोस्तों, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएंगी। ये सारे रोटेशन के पैरामीटर आ गए दोस्तों। अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर ये क्या होता है, ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो आप बिल्कुल न्यू है आपके लिए, इनका स्वागत करो, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली, इसको बोलते हैं mr²। सर ये क्या होता है, मान लो ये कोई एक्सिस है मेरी, और ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, r इसकी रेडियस है, तो इस बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट घुमाने का जो कष्ट है ना, इस बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट घुमाने में जो कष्ट होगा, घुमाने का जो कष्ट है वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। और मैथमेटिकली इसको बोलते हैं मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो यानी कि अब इसका डायमेंशन, अच्छा यूनिट क्या लिखूँ इसकी, kg मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, m का 1 आ गया मास का, और l का 2 टाइम 0 आ जाएगा। तो इट इज़ अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आया ना समझ में। एंगुलर मोमेंटम, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको लिखते हैं R इंटू पी। अब बताओ दोस्तों किसके इक्वल आ गया, इसका क्या होता है, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, R इंटू एम इंटू वी भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो क्या लिखूँ इसको, m1 L1 t-1, और ये L आ जाएगा तो ये L2 हो जाएगा। इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और अगर इसकी मैं यूनिट बताऊं तो यूनिट किसके इक्वल होती है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इट इज़ द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, साइन है, कोस है, टेंजेंट है, या उनके रेसिप्रोकल्स हैं, ऑल आर डायमेंशनलेस। कैसे सर, अगर ये छोटी सी ट्रायंगल मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये थीटा एंगल है, तो बताओ कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सर बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब ये भी साइड आ गई, ये भी साइड, तो ये तो m0 L0 t0। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, और एंगल भी डायमेंशनलेस होता है। ओके, आया ना समझ में। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे ऑल आर डायमेंशनलेस। टाइम पीरियड, ये तो सिंपल टाइम के बराबर होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखूँ, m0 L0 t1, या और यूनिट क्या लिखूँ इसकी, सर यूनिट तो सेकंड आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी वैसे तो होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, F इक्वल टू होता है 1/t। अब डायमेंशन क्या लिखूँ, m0 L0 t-1, यह आ जाएगा। और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या पर सेकंड। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकंड। ओके दोस्तों, कर लोगे ना। अब इसका एक लास्ट स्लॉट पेंडिंग है, एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से लिखो इनको। हाँ जी दोस्तों, थोड़ा और बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट स्लॉट है, उसके बाद हमारे इस डिस्कशन को ओवर कर देंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलो, प्लैंक कांस्टेंट। एक्चुअली मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जब क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, उसमें इसने बताया कि जो लाइट रेडिएशन आता है ना, फोटोन, जो लाइट रेडिएशन होता है फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। इसको जब फर्दर सोल्व किया था इन्होंने, तो ये E इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इन्होंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, उस कांस्टेंट को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट।
तो ये किसके इक्वल आ गया था? मैक्स प्लैंक है ये जो प्लैंक कांस्टेंट है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला तो होता है, बट इसकी वैल्यू को हम एज ए कांस्टेंट लेके चलते हैं। अब बताओ इसका फार्मूला क्या लिखूं दोस्तों? बताओ। m1 ये जो एनर्जी है ना, m1 L2 T-2 और डिवाइड बाई में क्या लिखूं इसको? ये तो फ्रीक्वेंसी है 1/T, तो T ऊपर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है m1 L2 T-1। इट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। h की वैल्यू होती है 6.22 × 10⁻34। और इसकी यूनिट बोलो आप, यूनिट बोलो दोस्तों। ये जूल और ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर सेकंड, तो ऊपर जाके सेकंड हो जाएगी, इसको बोलेंगे जूल सेकंड। तो ये जूल सेकंड होती है। कर लोगे ना इसको याद? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और एक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ये बता चुका हूँ मैं आपको, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये क्या होगी? m0 L0 T0। ये डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। वेलोसिटी ग्रेडियंट मैंने बताया था क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो बताओ वेलोसिटी किसके इक्वल लिखूं? L1 T-1 डिवाइड बाय L से L कट गया, तो m0 L0 T-1। यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ गया दोस्तों, ये आ जाएगी। और इसकी यूनिट क्या लिखूं? बोलो, इसकी यूनिट क्या आएगी? पर सेकंड, ये आ जाएगी। अच्छा, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? प्रेशर पर यूनिट लेंथ। अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया m1 L-1 T-2 डिवाइड बाई L। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? m1 L-2 T-2। बोलो दोस्तों, किसके इक्वल आ जाएगा? m1 L-2 T-2। तो ये क्या लिखूं? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल पर मीटर इसको बोल देंगे, पास्कल पर मीटर। और लास्ट आता है फोर्स कांस्टेंट। जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे ना SHM, तो उसमें क्या होता है? जो सिंपल हार्मोनिक जो फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और उसको जब मैथमेटिकली सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन आती है दोस्तों। इस K को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। और इस K की वैल्यू क्या लिखूंगा? फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो निकाल दो इसका। अच्छा, फॉर्मूला क्या आ गया? इसकी यूनिट क्या आ गई दोस्तों? न्यूटन पर मीटर। और फॉर्मूला और बता दो इसका, K का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल आ जाएगा? m1 L1 T-2 डिवाइड बाई L से L कट गया, तो m1 L0 T-2। ये थी दोस्तों मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी, जिनका डायमेंशनल फार्मूला मैंने एक एक को बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, रिलेशन को डिराइव किया है, और फिर उनकी मैंने डायमेंशनल फार्मूला बताया, और साथ में मैंने उनकी SI यूनिट भी बताई है। कर लोगे ना दोस्तों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको समझ में आया ना दोस्तों। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ा के। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, आई रियली नीड योर हेल्प। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करो, जो भी नीडी स्टूडेंट है वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ, उसकी हेल्प कर पाऊँ मैं। तो अपना साथ ऐसे ही बना के रखना। थैंक यू सो मच।